हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी एजुकेशन एंड कैरियर। इसके अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हाउ टू बूस्ट योर कैरियर एज अ टीचर और हाउ टू बूस्ट योर टीचिंग कैरियर। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो लगभग 8.5 साल के आसपास है। सो अगर आप मुझसे सीनियर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरा इरादा आपको टीच करने का नहीं है, बल्कि केवल मैं अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कुछ मैंने इन 8.5 साल में सीखे हुए हैं। सो जो मेरे जूनियर हैं या जो मेरे सहपाठी हैं वो अगर ये देख रहे हैं तो उनको कुछ अगर एक पॉइंट भी सीखने को मिलता है तो वो मेरे लिए काफी यूजफुल होगा। और ऐसे व्यक्ति जो टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं शायद उनके लिए ये सारे पॉइंट्स काम आ जाएं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक कुछ अलग सा है बाकी के टॉपिक की तुलना में। अगर आप किसी और पर्टिकुलर जॉब के रेस्पेक्ट में बात करते हैं और अगर वही टॉपिक होता कि हाउ टू बूस्ट योर कैरियर इन दिस फील्ड, तो वो हो सकता है कि उसका इवेल्युएशन कोई और करता हो। अगर आप किसी ऑफिस में कर रहे हैं काम तो वहां पे आपके बॉस आपको डिसाइड करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है या आपकी क्वालिटीज में क्या प्लस माइनस करना है, अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे जो आपका सबसे अच्छा सहयोगी है, सबसे अच्छा फीडबैक देने वाला है, वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो कोई आपका बॉस भी यहाँ पे फिलहाल मैं कहना चाहूँ तो वो भी गलत होगा। वो है केवल और केवल आपके स्टूडेंट्स। यानी कि ये एक दो तरीके से संवाद स्थापित करने वाला ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप कुछ पढ़ाते हैं और सामने वाला कुछ समझता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो समझने के लिए बैठा है वो आपको कुछ समझाता है और आप उससे भी समझते हैं। अगर आपका पढ़ाई अच्छा है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो डायरेक्टली आपको फीडबैक देना पसंद करेंगे, डायरेक्टली आपको प्यार देना पसंद करेंगे। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। क्या प्लस माइनस है वो उसका सीधा सीधा आंसर आप अपने स्टूडेंट से ले सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के। लेकिन मैंने जैसा आपको शुरू से कहा है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको अपना हर एक चीज उन बच्चों को देना चाहिए जो कि आपसे कुछ लेने आए हुए हैं। तो चलिए शेयर करते हैं आज का एक्सपीरियंस अपने लैंग्वेज में कुछ 12 पॉइंट की मदद से। ये कुछ 12 पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं मेरे अकॉर्डिंगली। हो सकता है आप इससे सहमत हो और हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो। ये पूरी तरह से मेरा ओपिनियन है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का एक्सट्रैक्ट है। अगर आपको सही लगे तो पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करिएगा और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, तो बिल्कुल आपके सजेशन का स्वागत है। वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा और बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही कहता है कि टीचिंग शुड बी योर चॉइस नॉट एन ऑप्शन। देखिए, हर जॉब में क्या होता है कि जब सबसे पहले हमने पार्ट अपलोड किया था एजुकेशन कैरियर में कि हमको जब बेरोजगार होते हैं तो हम किसी भी चीज़ में अप्लाई कर देते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं भी कहीं तो हो जाए आपका, ये सोचते हैं। लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप इसको एज अ ऑप्शन नहीं देख सकते कि हाँ चलो कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो मैं टीचिंग में आजमा लेता हूं, जो फ्री टाइम बैठा हूं उसमें ये पढ़ा लेता हूं, कौन सा बड़ा काम है। ये अगर आपकी सोच है तो कृपया रुक जाइए, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको 100% इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, आपको डील करना पड़ेगा, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपके बच्चों से। टीचिंग आपका अगर प्यार होगा तो आप उसको पसंद करेंगे, उसकी फील्ड में कुछ नया कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका केवल जॉब मात्र होगा तो आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास जाएंगे, क्लास लेकर के आ जाएंगे। उसके अलावा आप अपना इनपुट ना कॉलेज में दे सकते हैं, ना दे पाएंगे, ना कॉलेज के बाहर अपना दिमाग चला पाएंगे कि कल क्या करना है, कैसे करना है। सो ये पूरी तरह से एक ऐसा सैचुरेशन जॉब बन जाएगा जिससे ना आपका भला होने वाला है और स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए ये एक ऑप्शन नहीं, एक चॉइस होना चाहिए। हर बच्चे के अंदर एक चॉइस अलग अलग होती है। मेरी चॉइस अगर बात करूं टू बी ऑनेस्ट, तो जब से मैंने होस्ट संभाला है, बोल लीजिए एक ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बाद हम जानते हैं कि करियर क्या होता है, उस दिन की मैं होस्ट की बात कर रहा हूं, बैचलर ऑफ फार्मेसी के पहले दिन की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये कहीं ना कहीं से पता था कि मैं आगे जाके टीचिंग को अपना प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड लगभग वही है। मेरे पापा प्रिंसिपल थे, मेरे भैया असिस्टेंट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट थे। तो मुझे इस चीज़ की पहले से ही इच्छा थी कि मैं पढ़ाऊं और इसी के ध्यान में रखते हुए मैंने अपने कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस किया था, आपके साथ पहले वीडियो में शेयर भी किया हुआ है। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, अगर आप आ गए हैं किसी कारण से कि आपको ऑप्शन नजर नहीं आया कहीं और, तो आपने टीचिंग को एज अ ऑप्शन चूज किया, एज अ चॉइस नहीं, फिर भी अब आ गए हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आ गए हैं तो खींच लिया जाए। आ गए हैं तो इसको कुछ अच्छे तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश करें या अपने आप के अंदर कुछ चीजों को इंस्टॉल करना स्टार्ट करें, ताकि वो आपके उस ऑप्शन को एज अ चॉइस बना करके रख दे एट द लास्ट ऑफ द योर सेशन। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया, उसके बाद अगला जो पॉइंट हुआ है, नेवर ट्रीट योरसेल्फ एज अ टीचर। ये क्या बात हुई? आप बात कर रहे हो टीचर बनने की, आप बात कर रहे हो टीचर के क्वालिफिकेशंस की, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को ट्रीट नहीं करना चाहिए एज ए टीचर। इसमें थोड़ा सा आपको संदेह हो सकता है, बट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर आप अपने आप को टीचर बनाते हैं तो टीचर का मतलब होता है जो टीच करता है। लेकिन अगर आप अपने आप को स्टूडेंट्स बनाते हैं, रेदर देन बीइंग टीचर, अगर आप अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं तो स्टूडेंट मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो विद्यार्थी काम करता है, मतलब विद्या को अर्जन करने का काम करता है। तो भले ही बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं, बट बाय नेचर, बाय चॉइस आपको एज ए स्टूडेंट बन के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग जो है
आपने सुना होगा ना, काकचेष्टा ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहीतागि तथैव पंच लक्षण। ये जो विद्यार्थी के 5 लक्षण, उसमें से एक चीज ये होता है कि वो हमेशा तैयार रहता है, उसके कान खुले रहते हैं कि कब कहां से कुछ ज्ञान की बातें मिल जाए तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं। बट कहीं ना कहीं माने ना माने थोड़ा सा दिक्कत होता है टीचरशिप में। अगर आप टीचर हैं तो अगर आप भले, चलिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर आप फार्माकोलॉजी के टीचर हूं और सामने वाला भी फार्माकोलॉजी का कोई टीचर है और वो मुझसे कहीं जूनियर है या फिर मेरे इक्विवेलेंट है, तो मैं शायद उनकी बात से कभी भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर सही है तो कुछ केस को छोड़ दें, बट कहीं ना कहीं एक इशू रहता है कि मैं उनसे कैसे सीखूं। ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता है, हर किसी का नहीं हो सकता मेरे अंदर ही हो सकता है। तो अगर मैं स्टूडेंट हूं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट तो हमेशा रेडी रहता है, कहीं से भी कुछ भी चीज अगर मिलता है सीखने के लिए तो वो हमेशा रेडी रहता है। और टीचर बनने के कारण से ये चीज भी होता है कि मैं स्टूडेंट से कैसे सीखूं। वो स्टूडेंट अगर आपको कुछ बताना चाहता है कि सर ऐसा नहीं होता वैसा होता है, तो डेफिनेटली वहां पे आप उसको एक बार देखते होगे, भले आप ये ना करते हो बट कहीं ना कहीं आसपास ये देखते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप बैठ जाइए, आपको ये चीज नहीं पता होती। ये हम में से बहुत लोग नहीं करते हैं, बट एक आध केस तो मैंने देखे हैं, और मैंने देखे हैं इसलिए मैं आपको ये चीजें कोट कर रहा हूं। और मैंने देखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि हर कोई ये चीज करता है, बट कुछ ना कुछ जगह ये प्रैक्टिस में शामिल होती है, और एक जगह भी अगर शामिल होती है तो वो फैक्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये एक आपको सीख अपनी तरफ से मैं देखना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस देखना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक स्टूडेंट समझें, ताकि कहीं भी कुछ भी चीज अगर आपको सीखने को मिल रही है तो आप सीख सकते हैं। इसी के बाद अगला जो पॉइंट है, बट ऑलवेज ट्राई टू बिलीव लाइक अ स्टूडेंट और ऑलवेज ट्राई टू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ विथ योर स्टूडेंट्स। अगर आप टीचर समझते हैं अपने आप को तो एक कहीं ना कहीं इशू आता है कि आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। बट अगर आप अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं तो एक ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी बनने लगती है आपके स्टूडेंट के साथ में। उसका क्या मतलब है वो आगे पॉइंट में भी समझ में आ जाएगा आपको। जब हम टीचर बन के आते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और हम अपने आप के जो ज्ञान है उसको बच्चों तक बांटना चाहते हैं। बट मेरे करियर लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्टूडेंट से कुछ ना सीखा हो। मैंने कई बार कुछ से कुछ सीखा है, उनसे सीख करके अपने चीज़ों को बूस्ट किया है। ना केवल ऑफलाइन क्लास की बात करें, अगर आप ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं तो भी मैंने कुछ सीखा है। कुछ स्टूडेंट ने कुछ गलतियां सिखाई, कुछ तरीका सुझाया कि ऐसा करने से अच्छा होगा, और उनके तरीकों को मैंने पॉजिटिवली फॉलो किया, तो आज ये काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हमको मिल रहे हैं, ऑनलाइन भी और कुछ हद तक ऑफलाइन भी। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट बनेंगे तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से जोड़ पाएंगे जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से टच नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगेगा यहाँ पे। अगला जो पॉइंट है, ट्राई टू रिकॉल योर प्रॉब्लम विच यू हैव फेस इन योर स्टूडेंट लाइफ एंड ट्राई टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विच स्टूडेंट्स आर राइट नाउ फेसिंग और दे विल फेस इन फ्यूचर ऑल्सो। हम जब स्टूडेंट रहते हैं तो हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होगी और उसको हमने फेस किया है। जैसे अगर अपनी बात कर लें, क्योंकि ये पूरा सीरीज जो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड में, हम जब बी फार्मेसी करने आए थे तो वो हमारा पहला बैच था। हमसे कोई सीनियर नहीं थे और उस समय हमसे कोई जूनियर भी नहीं थे, तो सारे नोट्स वगैरह जो है हमको खुद से बनाने पड़े। लाइब्रेरी की बुक को अरेंज करना पड़ा। वैसे बुक की कमी स्टार्टिंग में थी, लेबोरेटरी में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की कमी स्टार्टिंग में थी, धीरे धीरे वो आके फुलफिल हो गया। बट स्टार्टिंग में नोट्स हमको कहीं से भी अरेंज नहीं हुआ, सब कुछ खुद से करना पड़ा। आपके टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपकी क्लासमेट या जो भी तरीका आपने फॉलो किया होगा वो आपने किया। हिंदी मीडियम से थे तो हमको शुरू में इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, लिखना कैसा समझ में नहीं आता था, इंग्लिश समझना कैसा वो समझ में नहीं आता था। बायो बैकग्राउंड के थे तो शुरू में मैथ्स पढ़ना पड़ता हमको, रिमेडियल मैथमेटिक्स, तो वो समझ में ना आए। कुछ लोग थे जरूर मैथ्स के बैकग्राउंड के, तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। ये तो आपके एकेडमिक्स रिलेटेड हो गई। दूसरा पर्सनल प्रॉब्लम भी हमने फेस किया। घर से बाहर आए हैं तो पहली बार थोड़ा सा छोड़े हैं घर को, डिप्रेस थे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, रहने की व्यवस्था ढंग से नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, थोड़ा सा लोनलीनेस लग रहा था। ऐसी कई सारी चीज़ें आ सकती थी आपके लाइफ में जिसको आपने फेस किया है। और ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसने अपने स्टूडेंट लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस ना करी हो। लेकिन अगर आप वो प्रॉब्लम को उसी समय भूल जाते हैं टीचर बनने के बाद और उस प्रॉब्लम से आपको कोई लेना देना नहीं रहता, तो ऐसे में कैसे कनेक्शन बन पाएगा आपके स्टूडेंट के साथ में। आपको पता है कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप इंग्लिश में सुन रहे थे लेक्चर को, तो आपको पता है कि आपने कैसा प्रॉब्लम फेस किया और उसको कैसे सॉल्यूशन निकाला। तो वही चीज अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करिए ना, क्योंकि आपके स्टूडेंट भी तो फेस कर रहे होंगे वही प्रॉब्लम को। वो भी पहली बार घर से बाहर आए होंगे, वो भी इंग्लिश में देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे होंगे। तो उनको समझाइए कि कैसे प्रॉब्लम आती है और कैसे प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को झेला है और प्रॉब्लम से निकला भी है। तो ये चीजें आपके स्टूडेंट्स के लिए काफी काम आएगी, नॉट ओनली इन एकेडमिक, बट अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसे भी उनको बतानी चाहिए स्टार्टिंग में, द फर्स्ट सेमेस्टर में, कि आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ यानी कि स्टूडेंट लाइफ में, तो वो भी आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने आप को स्टूडेंट मान के चलें और स्टूडेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप में मेंटेन करके रखनी है, कितना डिस्टेंस, कितना पास होना है, ये भी आप आगे पॉइंट्स में समझ जाएंगे। अगला जो
पॉइंट है वो है ट्राई टू बी प्रोफेशनल बट नॉट टू बी प्रोफेशनल, बट दैट डजंट मीन कि आप उनके साथ कुछ स्पेसिफिक बातें भी जब तक जरूरी ना हो तब तक ना करें। इसका मतलब क्या होता है? ट्राई टू बी प्रोफेशनल नॉट पर्सनल। इसका मतलब ये है कि आप टीचर हैं और वो स्टूडेंट हैं, भले आप उनके जैसा फील करें, उनके साथ कनेक्टिविटी में रहें, बट जिस समय आप अपना कदम क्लासरूम में रखते हैं उस दिन भूल जाइए कि आपके कोई पर्सनल रिलेटिव है या आपको उनका पर्सनल पहचान है या फिर आपके दोस्त हैं या फिर दोस्त के किसी रिलेटिव में, ऐसा कोई भी चीज़ रिलेशनशिप अगर है आपके फैमिली बैकग्राउंड से तो उनको भूल जाइए। सब कुछ स्टूडेंट समझ के चलिए और उनके साथ प्रोफेशनली बिहेव करिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करिए, और अगर वो कोई बदमाशी या कोई बदतमीजी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उनको उस तरह की बातें जो रूल्स आपके अकॉर्डिंगली है, जो पॉसिबल है, वो वहाँ पर आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाएं। आपको उनके साथ पोलाइट वे में बात करनी चाहिए, प्रॉब्लम को सुन के समझना चाहिए, लेकिन फिर से कह रहा हूँ कभी भी आपको उनके साथ बहुत पर्सनल नहीं होने चाहिए। इनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या चीज़ें हो रही हैं, किसकी क्या हुआ, क्या चीज़, इनसे आपको क्लास में कभी भी डिस्कस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप अपनी लिमिट को समझ लें। जिस समय एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के डिस्टेंस को हम समझ लेंगे उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसका एक दुष्परिणाम ये होता है कि ऐसा बिहेव करने से स्टूडेंट को लगता है कि टीचर खड़ूस है, थोड़ा सा अजीब टाइप का बिहेव करता है, रूड है, तो वो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पास आकर के आप स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकते। इससे वो ओवर फ्रेंडली हो जाएंगे और इससे आपका जो रिस्पेक्ट है, डेजिग्नेशन है और आपका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी खराब हो जाएगा। और स्टूडेंट को ऐसा कभी भी नहीं करने देना चाहिए और इसके लिए आपको चाहिए एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके अवश्य रखें। आगे जो पॉइंट है वो है बी फ्रेंडली विद स्टूडेंट बट नेवर बी ओवर फ्रेंडली। जिस बात को मैं अभी कह रहा था उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने उनको पनिशमेंट करने के लिए सीधा पूरा ठान लिया है, आप उनको हर बात पे पनिश करो, हर बात पे डांटना शुरू कर दो, हर बात पे उनको कुछ ना कुछ सीख देते हैं शुरू करो। ऐसा हर बार सही नहीं हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव टू मोल्ड, बट मैंने कहा ना मुड़ना है, टूटना नहीं है। सो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी हो कि एक लिमिट तक पहुंचे, वापस से अपनी जगह पे ओरिजिनलिटी में आ जाए। आप टीचर हैं, इस बात का ख्याल हमेशा रखेंगे। आप बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन आपके या एक टीचर के रेस्पेक्ट के कारण से वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकता है कुछ नए नए बच्चे हो तो कुछ का पर्सनल प्रॉब्लम भी हो या कुछ और अदर इशू हो सकते हैं। तो उनके साथ ऐसा बिहेव करिए कि जब क्लास में हो तो आप एज ए टीचर कहो, जैसे क्लास से अंदर आ करके आप बाहर जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना क्लास में घुसते ही आप ये भूल जाइए कि आप कुछ रिलेशनशिप में आप एक टीचर हैं, वैसे क्लास से बाहर आते ही थोड़ा देर के लिए ये भूल जाइए कि आप टीचर थे। अब आप कुछ एक सिंपल सा इंसान अपने आप को समझ लीजिए जाकि वो बच्चा आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। सो उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना भी बहुत जरूरी है। उनकी बातों को सुने, समझें और यथासंभव अगर पॉसिबल है तो एक अच्छा सजेशन देने की कोशिश करें, और जरूरत महसूस होती है तो उस ऐसे व्यक्ति से उनका मिलवा दीजिए जो आपके से सीनियर हैं, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या उनकी फैमिली से उनकी बात को समझा दीजिए कि बच्चा ये फील कर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। तो ऐसा कोई भी अगर चीज़ सही लगती है डिपेंडिंग ऑन द टाइम और सिचुएशन तो आप कन्वे कर सकते हैं। बट प्लीज़ 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 इसको याद रखिएगा, फ्रेंडली डजंट मीन ओवर फ्रेंडली। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है डोंट बी सो रूड बट इट डजंट मीन टू स्ट्रिक्ट। आपको बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है। कई टीचर ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे मुझे भी रूड समझते हैं जब तक मैं अपने क्लास में रहता हूं तब तक, और जो बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनको पता है कि हमारा नेचर कैसा होता है। देखिए जब कभी भी टीचर बनते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, आपको ड्यूअल नेचर का होना पड़ता है। आप कितने भी सॉफ्ट हो, कितने भी पोलाइट हो, कितने भी हम्बल हो, दैट इज वेरी नाइस एंड वेरी गुड, दैट हैज़ टू बी हैपन। बट अगर आप क्लासरूम में जाते हो, स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हो, तो जब तक आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएंगे, आपकी जो क्वालिटी होगी बच्चों की वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी। आप में से मैक्सिमम लोग जो मेरी उम्र के होंगे या मुझसे जो सीनियर होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको बहुत सारा कुटाई हुआ करता था, हमको बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ करता था, हमको हर बात पे डांट पड़ती थी। और अगर आप ये माने तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं माने तो ये आपकी हो सकती है प्रॉब्लम। बट मैं कह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ उसी पिटाई की वजह से, उसी डांट की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँच पाए हैं कि हम चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों की वैल्यू को जानते हैं। बट ये भी नहीं है सही कि केवल मार से ही हो सकता है। बट हाँ, मार मतलब होता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है या आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था तो आपको उसका पनिशमेंट दिया जाता था कि आप दोबारा इस चीज़ को ना करें, और उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। बट आज के डेट में मैं प्लीज़ रिपीट कर रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आज के डेट में ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे बच्चे को फिजिकल या मेंटल कोई तरह की प्रॉब्लम हो। ये आपके लिए या आपके प्रोफेशन के लिए और इवन उस बच्चे के लिए सही नहीं है। सो उनसे पोलाइट वे में बात करें, बट स्ट्रिक्ट हो जाइए। स्ट्रिक्ट का मतलब मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है आपको, केवल ऐसा होना है
कि वो बच्चों के हित के लिए हो, बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है, थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंगली होना है। इससे बच्चे सीखेंगे, इससे बच्चे कुछ नया करेंगे, इससे बच्चे गलती करने से, दोहराने से बचेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती करना इज नॉट गलत, गलती को बार बार रिपीट करना ये बहुत बड़ी गलती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली गलती तो किसी की भी आप बोल सकते हो सजेशन दे करके, पर बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट मैनर में उनको कुछ ना कुछ ऐसा कहना चाहिए जिससे वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो सके, नेगेटिव फीलिंग, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें ना आए, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सीखे हैं, जो मैंने समझे, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है वह है ट्राई टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन बैलेंस मैनर। इसका क्या मतलब है? हम जब टीचर बनते हैं या फिर हमको कोई चीज़ जब बहुत अच्छे से आती है तो एक जनरल थिंकिंग है कि मुझे जो भी आता है, जैसा भी आता है, मैं सब कुछ अपने बच्चों को बता दूं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन हमको अपने बच्चों के हिसाब से अपने आप को या अपने टीचिंग के मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। इसका क्या सेंस बनता है? अगर आप अपने कॉलेज पर ही ध्यान दें या अपने किसी भी ऐसे स्टूडेंट को देखें जिनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, जिनसे आप डील करते हैं, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उससे पूरा ऑथेंटिक डाटा नहीं मिल सकता, ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट को मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हिसाब से 3 तरीके के स्टूडेंट में बांटा हुआ है। एक होता है वीक स्टूडेंट या पुअर स्टूडेंट, जिसको आप लोग बोल लीजिए। दूसरा होते हैं एवरेज स्टूडेंट और तीसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इनको आप बोल सकते हो। अगर मैं कॉन्सेप्ट को टू दी पॉइंट बता दूं, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूं, जो मेन बात है वो बता दूं, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं या फिर जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, उनको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ऐसी चुटकी बजाएंगे उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं या इंटेलिजेंट बन चुके हैं किसी कारण से, बस उनको समझ में आ जाएगा। जो एवरेज बच्चे हैं उनको 50-50 समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चे पुअर हैं, जो बिलो एवरेज लेवल में हैं, उनको ये आपकी हाई फाई बातें समझ में नहीं आने वाली। तो हम क्या करें? तो क्या हम एकदम बेसिक से बताना शुरू कर दें, ABCD से स्टार्ट कर दें, एकदम बेसिक बता दें, मेन कॉन्सेप्ट को छूट जाए? ऐसा करने से आपके छोटे बच्चे जो आपके हैं वो समझ में आ जाएगा, जो पुअर बच्चे आपके कॉलेज लेवल में इनको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे जो आपके इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, उनको केवल पास होने लायक मटेरियल दे देना ये भी तो सही नहीं है। फिर हम क्या करें? हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमको पढ़ाने का जो तरीका है वो कुछ ऐसे रखें, ना बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे जाए, ना बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे जाए। आपको इन दोनों के बीच में स्विंग करते रहना चाहिए, जो चीज़ें जिसके हिसाब से ज़रूरी हैं वैसे करना चाहिए। या इसको ऐसा बोला जाए कि आपको नीचे से उठाते आपको ऊपर लेके जाना चाहिए। मतलब अगर आप किसी टॉपिक का डिस्कस करना चाहते हैं तो उस टॉपिक की बेसिक के बारे में बताइए, भले आपको 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बट बेसिक्स को आप पहले बताइए और उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक पे ऊपर बढ़ते जाइए। अगर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनको, भले ये चीज़ उन्होंने 12वीं में, 10वीं में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, फिर भी रिकॉल करने की जरूरत है, क्योंकि आप इस चीज़ से एग्री कर रहे होंगे। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को आप परसों पढ़ा रहेंगे, तो कुछ बच्चों को छोड़ करके मैक्सिमम बच्चे आज भी उस चीज़ को अगर आप पूछोगे 4 दिन बाद 7 दिन बाद, तो पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो तो 10वीं 12वीं या फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई, कुछ को छोड़ करके। तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि हार्ट की कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट का फंक्शन क्या है, कौन सा पेस मेकर है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड जाता है, प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी जगह है जिसके कारण से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वेसल्स में, आपके ब्लड में, पंपिंग में, वॉल्व पे या किस पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको एक हल्का ब्रीफिंग बताना पड़ेगा। फिर टॉपिक पे आपको आना है, कभी भी टॉपिक पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है। अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ा रहे हैं तो व्हाट इज एंटी हाइपरटेंसिव, इसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसा असर आपके पास पड़ता है, उसका एग्जांपल आपको देके स्टार्ट करना चाहिए। केवल सीधा क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म स्टार्ट करना ये उनको समझ में नहीं आएगा, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वह है आपका इंक्लूड एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ सो दैट दे मे इंक्लूड और दे मे इन्वॉल्व देमसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। हमारी कोशिश यही रहती है हमेशा, अगर आप बात करें टीचर की, तो वो एग्जाम्पल देते हैं। बिना एग्जाम्पल के टीचर का पूरी तरह से बैलेंस या जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए कि हमको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो उनको उनके इस कॉन्सेप्ट से जोड़ करके देखते हैं। डेली लाइफ में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं और ये एक दिन में नहीं आने वाला। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे जब एग्जाम्पल देंगे, तो आपको समझ में आते जाएगा कि मैं किस एग्जाम्पल का यूज़ कर सकता हूँ किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देने में। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप क्लास में डिलीवर कर रहे होंगे, तुरंत आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली आइडिया, एग्जाम्पल्स जो कि आपके डेली लाइफ से बिलोंग करते होंगे वो आते होंगे। जैसे अगर आप बात करो, अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं, चाह रहे हैं, उसके कई सारे एग्जांपल सकते हैं। आप उनको बोल सकते हो कि आपका जो ब्लड का वेसल्स है उसको हम पाइप समझ सकते हैं, और जो नल है उसमें आप समझ सकते हैं कि वो लास्ट आउटपुट है, आपके हार्ट से ब्लड का इजेक्ट हो रहा है वहाँ पे। वो आपके ब्लड प्रेशर का, वेसल्स का डायमीटर डिपेंड करता है कि आपका पानी का प्रेशर जो बाहर निकलने वाला है वो कैसा है। अगर मोटा पाइप लगा रहे हो आप तो उसका प्रेशर कम होगा, पतला पाइप होता जाएगा तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। हम साइकिल धोते हैं, गाड़ी धोते हैं, कार धोते हैं, तो आगे उंगली लगा लेते हैं ताकि प्रेशर जो है वो तेज हो सके। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्शन का
फंडा आप बता सकते हो। गर्मी के दिनों में उसी नल में पाइप जोड़ करके कूलर में पानी भरते हैं और पाइप को वैसी वैसी छोड़ देते हैं। गर्मी बरसात निकल आती है, फिर आगे देखते हो कि उस पाइप के अंदर कुछ काई जमने लगती है और ये वो काई जो पाइप के अंदर जम चुकी है वो पानी के फ्लो को रोकती है, और जब आप उसके आगे के हिस्से को पूरा पकड़ के बांध देते हो, पानी को फुल प्रेशर चालू करते हो और छोड़ते हैं तो वो पूरा काई प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करके आप एथेरोमा, एथेरोस्क्लेरोसिस, पैक इनका डिपोजिशन अब समझा सकते हो। पाइप को आगे अगर आप छोटा करते जाएं और उसी को चालू कर दें तो वो जो काई है मूव करके आगे जाएगा, जब तक डायमीटर बड़ा है वो फंसेगा नहीं, बट जहां पे छोटा होगा पाइप वहां पे फंस जाएगा। तो उसको आप एम्बोलिज्म की तरीके से भी समझा सकते हो। वैसे कई सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ का इंक्लूड कर सकते हैं जो उनको समझ में आ जाए। अगर आप डिकेंटेशन की बात कर रहे हो तो उनको निथारना समझा सकते हो। हमने इसका डेमो का एक अलग वीडियो एजुकेशन या लर्निंग इज फन इस नाम से डाला हुआ है इसी प्लेलिस्ट पे, वो भी आप देख सकते हैं। आपको साफ साफ समझ में आएगा कि डेमो करके आप कैसे समझा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है कि वह ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, उसको हमेशा लर्न करते रहना चाहिए अपने स्टूडेंट से। और ना केवल लर्न करना चाहिए बल्कि उनको एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि बच्चा मैंने आपसे ये चीज़ सीखा हुआ है एंड दैट इज़ वेरी नाइस। इससे क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कई बार कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं स्टूडेंट से जो मैं पहले नहीं जानता था। सो जब मैं उस चीज़ को जान गया, उस चीज़ को यूज़ कर लिया, तो मुझे लगा कि वाकई में अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आपको उस बच्चे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा, सबके सामने बोलना पड़ेगा आपके इस सजेशन ने काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस दिया है, या जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो सजेशन मुझे मिला था आपकी वजह से। सो ये पूरे सजेशन का, ये पूरे जो अच्छे पॉइंट्स आप पीछे देख रहे होंगे, ये आपके कारण से है। ये आप अगर एक्नॉलेज करोगे तो उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैंने कुछ बात रखी अपनी, सर ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको फॉलो किया और वो सबके सामने आ रहा है। इससे उसका जो मोटिवेशन लेवल है बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने कहा सबके सामने उसकी तारीफ करनी है, वो उसके पीछे क्या मकसद है, इससे बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, अच्छा सजेशन देते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो हमको भी अप्रिशिएशन मिलेगा और वो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। आपको डांटने का काम जब आप सामने कर सकते हो सबके सामने, तो आपको डेफिनेटली तारीफ करने का काम, अप्रिशिएशन करने का काम सबके सामने ही करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो अकेले में डांट दीजिए, अगर जरूरत नहीं है जरूरत इतनी बड़ी डांट की तो अकेले बुला के डांटिए, सबके सामने आजकल मत डांटिएगा, क्योंकि इसके लिए उनको बुरा असर देखने को मिल सकता है आज के सिचुएशन और आज के जनरेशन के अकॉर्डिंगली। अपनी बात करें तो भैया सबके सामने कूट देते थे, अपने मम्मी पापा के सामने पीटते थे, मम्मी पापा बोलते थे मारिएगा सर इनको समझ में ना आए, तो ऐसा उस समय ज़माना था। आज ऐसा ज़माना नहीं है, आपको तो मारने पीटने वाला काम करना ही नहीं है, बात भी नहीं करनी है इसके बारे में, तो विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेवर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटी स्पेसिफिकली इन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। ये चीज़ देखा है, ये चीज़ आसपास होता है कि अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको बच्चे पसंद करते हैं, आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि आपको बच्चे पसंद करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। अगर आपको बच्चे पसंद करते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो उनको कुछ ऐसी बातें बोलिए, ऐसा चीज़ सिखाइए जो वो माने और उनके लिए भला हो। बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है अपने मैनेजमेंट से या अपने इंस्टीट्यूशन से, तो आप उस प्रॉब्लम को बच्चों के साथ शेयर कभी मत करिए और ये मत बोलिए कि बच्चों ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा सा करो तो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कभी बच्चों के साथ अपनी किसी भी चीज़ों को शेयर ना करें, इसे ध्यान रखें। आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, इंक्रीमेंट लग रहा है, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, ये बात आप तक या आपके मैनेजमेंट तक ही रहे। आप कलीग तक भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं, बट ये बात बच्चों तक कभी भी नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में तो वो भी बात अपने बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर आपको किसी ने पर्सनली प्रॉब्लम किया है तो आप बच्चों को ये मत बोलें कि उनके अगेंस्ट में जाओ, उनके प्रॉब्लम निकालो, उनके खिलाफ ये चीज़ करो। ऐसा होता है लेकिन ऐसा होना नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप अपने बच्चों का अपने फायदे के लिए हथियार के रूप में यूज़ कभी ना करें। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक टीचर की सबसे बड़ी गलती है, ये आपकी डिग्निटी का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। इसको यूज़ नहीं करना है। आपको किसी प्रॉब्लम की तरह प्रॉब्लम है, उसका नॉलेज बच्चों तक हो ही मत। एटलीस्ट आप तो इन्फ्लुएंस उनको ना करें। और वो अगर सेल्फ इन्फ्लुएंस होते हैं कि सर के अगेंस्ट में कुछ हुआ है, हमको साथ प्रोटेस्ट करें, उनके ये वो करें, तो वो भी आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करिएगा कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे मैनेजमेंट को, आपको या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रॉब्लम हो। आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको पर्सनल प्रॉब्लम मिलिए, उनसे लव सपोर्ट ये जरूर लीजिए, बट ऐसे कोई भी एक्टिविटी में इनको ना इन्वॉल्व करें, ना इन्वॉल्व होने दें जिससे उनका कैरियर डेविएट हो सके उनके पढ़ाई से। ऐसा कोई भी काम प्लीज़ मत करिएगा अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। और ये जो मैं हर चीज़ पॉइंट बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं देखा सुना जाना हुआ है, इसीलिए ये चीज़ों को मैं अपने साथ आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। अगला जो पॉइंट अब है, मेंटेन अ डिग्निटी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर एक पर्टिकुलर रिश्ते में बैलेंस बना
बना के चला जाए तो वो काफ़ी यूज़फुल होता है। बट आज के डेट में टीचर और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह गया। आज बच्चे पास आउट होते हैं, अगले ही कुछ समय बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं एज ए टीचर। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट ऐसा मैं सोच के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ किसी को मत लीजिएगा। तो ये बच्चे जब नए नए टीचर बनते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे जोश होते हैं, वो नए हैं, यंग है, मैच्योरिटी थोड़ी सी कमी होती है कुछ लोगों को छोड़ करके, धीरे धीरे वो मैच्योर होते हैं। बट जब ड्यूरिंग द मैच्योरिटी फेज वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो चुके होते हैं कि वो समझ सके क्या सही है क्या गलत है। वो स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाने लगते हैं, स्टूडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिहेव करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। उनके साथ गाड़ी पर बैठ के घूमना फिरना, नाश्ता करना, मस्ती मजाक, पार्टी वार्टी करना। देखिए मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं अपनी पर्सनल राय रख रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल राय रख रहा हूँ। आपको समझ में आए, सही लगे तो ठीक है, नहीं तो जैसा आपको लगे वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हम अपने डिग्निटी को खराब करते हैं। गुरुकुल की परंपरा हो या गुरु शिष्य की परंपरा हो, वहाँ पे रेस्पेक्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन फिर रेस्पेक्ट टूट गया, कम हो गया, उस दिन वो रिश्ते जो है वो थोड़े बिगड़ सकते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हम, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हमारे ज़माने में होता था तो आप भी वही करो, आपके नॉलेज के लिए ये बात है, हम जब अपने टीचर को देखते थे दूर से तो उनके पास जाकर उनके पैर छू प्रणाम करते थे, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते थे। वो आशीर्वाद फलता है, आप माने चाहे ना माने, गुरु का आशीर्वाद दिल से दिया हुआ फलता है। बट आज के बच्चे सामने से निकल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हुई है। आपने बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली बिहेव कर दिया है। उनके साथ घूमना फिरना, बैठना, बातचीत करना, टीवी देखना, पिक्चर देखना, मस्ती मजाक करना, कुछ अभद्रताएं करना, वो पॉसिबल नहीं होता। किसी केस को छोड़ करके वो भी आप कहीं ना कहीं सुने होंगे बातों को, वो आपको मेंटेन करना है। किस पॉइंट के बारे में मैंने अभद्रता वर्ड का यूज़ किया है वो आप समझ सकते हैं, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। खास करके स्टूडेंट्स के साथ और खास करके गर्ल्स स्टूडेंट के साथ इस तरह की कोई भी चीज़ें रिलेशनशिप पर्सनली इन्वॉल्व ना होइएगा। बी प्रोफेशनल, बी पोलाइट, बी मेंटेन योर डिग्निटी, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप उसको समझ सकते होंगे। नेक्स्ट है आपका मेक योर स्टूडेंट कंफर्टेबल एंड इनकरेज देम टू आस्क द क्वेश्चन, डिस्कस एनी टॉपिक और सजेस्ट इन एनी कंडीशंस। इसका क्या मतलब है? हम में से कई लोग ऐसे देखा हुआ है, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, स्टूडेंट लाइफ में भी देखा है, अभी टीचिंग लाइफ में भी देखा हुआ है। जब हम बच्चों से डिस्कस करते हैं, क्लास ले रहे होते हैं, तो बच्चे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम में से कई लोग उनको बोल देते हैं कि आप पढ़ के आइए, लाइब्रेरी में देख लीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा, आपको पता नहीं, इतना भी नहीं पता, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ऐसा चीज़ें होते रहते हैं। ऐसा प्लीज़ ना करें। बच्चे हैं, बच्चों को मोटिवेट करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए। अगर हर एक टॉपिक कवर करते हैं उसके बाद बोलिए कि कोई डाउट्स अगर है तो उनसे पूछें। एक बार आपका ये काम हो गया तो आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। उनको इंकरेज करिए कि वे क्वेश्चन पूछें। अगर आप क्वेश्चन पूछने से मना कर दें तो बच्चा कभी भी क्वेश्चन पूछ नहीं पाएगा। उसके अंदर जो डाउट है वो उसी दिमाग के अंदर रह जाएगा, उसको बार बार परेशान करेगा और वो आगे के कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली बच्चों को बोलिए कि आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछें। या अगर आप कंफर्टेबल हैं ऐसे प्रोसेस में कि आप जब पढ़ा रहे हैं उसी समय अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो आपको हाथ उठा के रोक करके पूछ सके, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मोस्टली टीचर प्रेफर करते हैं कि वो चीज़ पढ़ा सकें, उसके बाद कन्फ्यूजन पूछें ताकि डाउट कर सकें, उससे लिंक ना टूटे। मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए आप, उसके बाद कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लीजिए। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आप पढ़ा रहे हैं उसी समय कोई बच्चा आपको रोक के पूछे तो वो आपकी पर्सनल कंफर्टेबल पे डिपेंड करता है। तो ये रहे कुछ 12 पॉइंट जिसे मैंने फील किया है, जिसे मैंने फेस किया है और कुछ पॉइंट को देखा हुआ है। हर चीज़ फेस करना, हर चीज़ फेस करके एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं होता। तो कुछ पॉइंट्स हमने देखे सुने हैं और कुछ पॉइंट को समझा हुआ है। तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने आपके लिए लेकर के आया है कि अगर आपका एजुकेशन इस फील्ड के लिए किया है कि आप आगे जाकर अपना कैरियर टीचरशिप में मेंटेन कर सकें, तो ये एजुकेशन और कैरियर का जो आपका सीरीज़ है वो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। और आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे पॉइंट्स, लगभग 12 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जो कि एक टीचर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर वो अपने जो प्रोफेशन है वो टीचिंग में बनाना चाहता है, उसका जो पैशन है, उसका जो क्या चाहिए लव है टीचिंग प्रोफेशन के लिए है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ बातें रखी मैंने आपको, वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट्स हमें फीडबैक में जरूर दीजिएगा ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूँ, गलतियाँ हों तो सुधार सकूँ, अच्छा हो तो मेंटेन कर सकूँ। जैसा आपको सही लगे प्लीज़ डू फीडबैक। थैंक यू।